Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study Practice Set number 274A टेस्ट सीरीज यूपी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 274 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के कल्चर से। सितारा देवी किस संगीत घराने से संबंधित हैं? बनारस घराना, आगरा घराना, किराना घराना या लखनऊ घराना? देखिए, सितारा देवी उसी घराने से संबंध रखती हैं जिस घराने से सिद्धेश्वरी देवी। इसका आंसर है बनारस घराना, ऑप्शन नंबर ए। बनारस घराने से जो संबंधित कलाकार हैं वो हैं छन्नू मिश्र, राजन साजन मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, सितारा देवी, गिरिजा देवी, किशन महाराज, गुदई महाराज जिनको समता प्रसाद मिश्र के नाम से भी जाना जाता है, मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी भी। ठीक है, सिद्धेश्वरी देवी का नाम इम्पोर्टेंट है, सितारा देवी का नाम इम्पोर्टेंट है, रसूलन बाई का, गिरिजा देवी का, छन्नू मिश्र का, राजन साजन मिश्र का, किशन महाराज भी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ये है मेला और ये है जिस स्थान या जिस जिले में उत्तर प्रदेश के वो लगते होंगे। देवी पाटन मेला आगरा में, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर, नौचंदी का मेला मेरठ, देवा शरीफ मेला बाराबंकी। कोई एक सही सम्मिलित नहीं है इसमें। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है, ठीक है। नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है, लेकिन देवी पाटन का मेला लगता है बलरामपुर में। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, यही आंसर अपना। देखिए, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले जो प्रमुख मेले हैं और उनसे संबंधित जो जिले या स्थान कुछ इस प्रकार से रहेंगे। वो देवी पाटन मेला जो है वो बलरामपुर में लगता है। जो वटेश्वर पशु मेला है वो आगरे में लगता है। तो दूसरा वाला इनकरेक्ट है। नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है, बहुत पूछा गया एग्जाम में ये। शाकंभरी देवी मेला लगता है सहारनपुर में, माघ मेला लगता है इलाहाबाद प्रयागराज में और कालिंजर मेला लगता है बांदा। इनको याद रखिएगा। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। तीसरा प्रश्न ये है मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्र को एक संघ बनाने तथा भारतीय रियासतों के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में याद किया जाता है। देखिए, पहली लाइन से भी करेक्ट कर ले जाओगे। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इससे भी पता नहीं चल रहा तो इस लाइन से तो पता चल ही जाएगा। भारतीय राष्ट्र को एक संघ बनाने तथा भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। तो ये थे पटेल। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। भारतीय राष्ट्र को एक संघ बनाने तथा भारतीय रियासतों के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बारदौले की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है प्रमुख या नेता। उन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना की थी, जिसके कारण उन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में याद किया जाता है, यानी पैट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 दो स्टेटमेंट वाला है। नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और कौन सा इसमें करेक्ट होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने थोड़ी की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, बल्कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। ये इनकरेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर, कोई भी सही नहीं है। देखिए, प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। यह दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, न कि धर्मपाल ने। और तुर्की शासक अलाउद्दीन खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी, न कि तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी, न कि अलाउद्दीन खिलजी ने। तो गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? इनमें से
देखिए उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद है कानपुर नगर और तीसरे स्थान पर है औरैया। तो ना तो इसमें गौतम बुद्ध नगर है, ना ही इसमें कानपुर नगर है, इसमें औरैया है। तो औरैया जो तीसरे स्थान पर है वही यहाँ पर प्रथम स्थान वाला होगा, बाकी सारे पीछे हैं। ये श्रावस्ती में तो सबसे कम है। देखिए उत्तर प्रदेश के 3 सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कानपुर नगर दूसरे स्थान पर, तीसरा है औरैया। अगर ये दोनों ना पूछे जाएं तो तीसरा याद रखिए। पहला दूसरा तीसरा तो याद ही रखेगा। पहले की तो पूछने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि पहला तो सभी को पता है। अधिकतर प्रश्न दूसरे और तीसरे से बनते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो है श्रावस्ती। ठीक है, उससे कम बहराइच में, उससे कम बलरामपुर में, उससे ज़्यादा मतलब। नंबर 6 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कहाँ से की गई? ये 2021 में की गई। इससे पहले भी जो पहली वाली थी 2016 की थी। वो जो पहली वाली थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई थी। इसके बाद 2021 में 5 साल के बाद महोबा जिले से की गई। तो इसका आंसर है महोबा सी। देखिए 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण यानी उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की थी। ओ कह लो या ज़ीरो कह लो। उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पहले चरण की शुरुआत कब की गई थी? 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई थी। तो पहली वाली बलिया और दूसरी वाली महोबा यूपी दोनों। नंबर 7 पर आ जाइए। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना किसकी पहल है? आईसीआईसीआई बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की पहल है। ए है इसका आंसर। देखिए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो योजना है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है इनमें से? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में, राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार एवं खुर्जा। सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, ठीक है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में है, न कि प्रयागराज में। बाकी राजकीय चीनी मिट्टी पात्र अनुसंधान केंद्र चुनार और खुर्जा। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में नहीं है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार एवं खुर्जा। साइंस का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती यानी रुधिर का थक्का नहीं बन पाता? थायमिन, कैल्सीफेरॉल, फ्लोक्विनोन, टोकोफेरॉल। यहाँ रासायनिक नाम दे दिया है, थोड़ा टफ कर दिया है। थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, ये सब पता होना चाहिए आपको। कैल्सीफेरॉल किसका है? डी का है। फ्लोक्विनोन के का है। टोकोफेरॉल ई का है। तो के इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए यहाँ विटामिन, ये हैं उनके केमिकल नेम और उनकी कमी से होने वाले रोग। जैसे कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, क्या होगा इससे? बेरी हो जाएगा इसकी कमी से। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड क्या हो जाएगा? मसूड़े फूल जाएंगे, स्कर्वी रोग हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स हो जाएगा यानी सूखा। और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, जनन क्षमता में कमी हो जाएगी। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी यानी रुधिर का थक्का नहीं बन पाता, इसलिए विटामिन के की कमी मत होने देना बॉडी में। विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। तो यही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, सारे विटामिन्स के रासायनिक नाम आपको पता होने चाहिए।
10वां प्रश्न है, किशनभोग, जर्दालू, भवानी निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं ये? आम की, गाय की, कपास की, धान की? इससे पता चला लोगे। ये आम की किस्में हैं, आम की। बी है इसका आंसर। देखिए, भवानी हो गई, आम्रपाली हो गई, मल्लिका हो गई, किशनभोग, अमृतभोग, लंगड़ा, हिमसागर, कमली, बीजू और जर्दालू, ये सब आम की प्रमुख किस्में हैं। इसको तो सभी को पता होगा। अब है 11वां प्रश्न, शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तोल और न्याय प्रशासन को स्थानांतरित कर दिया गया। संघ सूची से राज्य सूची में, राज्य सूची से संवर्ती सूची में, राज्य सूची से संघ सूची में, संघ सूची से संवर्ती सूची में। शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं प्राणियों का संरक्षण, नाप तोल और न्याय प्रशासन को स्थानांतरित कर दिया गया राज्य सूची से संवर्ती सूची में, यानी बी है इसका आंसर। देखिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण यानी 1, 2, 3, नाप तोल 4 और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ तो पांचों एक साथ पूछ लिए, एक एक करके भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में कौन सा मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और अहिंसा से दूर रहना। किसी एक शब्द के कारण वो पूरा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। आपको पता होगा भारतीय संविधान के भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में 51A में जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। कितने हैं ड्यूटीज़? मौलिक कर्तव्य कितने? 11 हैं, 11। 11 के 11 के नाम याद होने चाहिए, कौन कौन से क्या है। तो पहला है इसमें, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सुधार की भावना का विकास करना भी है, ये भी है, लेकिन एक शब्द की वजह से पूरा गलत हो गया। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना है, ना कि अहिंसा से दूर रहना। गलत है डी। देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना है, ना कि अहिंसा से दूर रहना। बाकी भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A में 11 मूल कर्तव्य का प्रावधान है और 4 में ही है नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक और 51 के ए में है मूल कर्तव्य। 13वां प्रश्न है, दयानंद सरस्वती का आर्य समाज मूर्तियों की पूजा अस्वीकार करता है, वेदों की अचूकता में विश्वास करता है, एकेश्वरवाद में विश्वास करता है, यानी एक ईश्वर में विश्वास करता है। ये सारे के सारे सही हैं। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। मूर्तियों की पूजा को अस्वीकार करते हैं, वेदों की अचूकता में विश्वास करते हैं, एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये सारे के सारे सही हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज ने वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर मूल्यों और प्रथाओं को बढ़ावा दिया। आर्य समाज के सदस्य एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और मूर्तियों की पूजा को अस्वीकार करते हैं। आर्य समाज वेदों की अचूकता में विश्वास करता है। सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है आंसर। नंबर 14 पर आ जाइए, किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या स्वामी विवेकानंद? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बड़ी। देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की, 1828 में ब्रह्म सभा की, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया। राजा राम मोहन राय ने और क्या क्या किया? 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी, जहां भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता था। इतना इम्पोर्टेंट है राम मोहन राय के बारे में। नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? यह है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यह है उनके हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक का मनीला में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का बीजिंग यानी चीन में, एमनेस्टी इंटरनेशनल वाशिंगटन डीसी, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग क्वींसटाउन यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन क्वींसटाउन, ठीक है।
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग चाइना, ठीक है। एशियाई विकास बैंक मनीला फिलीपींस, ठीक है ये भी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का है लंदन में, ना कि वॉशिंगटन डीसी में, यानी यूनाइटेड किंगडम में होगा, यहाँ लिखा है यूएसए का शहर, गलत है, सी वही आंसर है। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। बाकी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चीन के बीजिंग में, एशियाई विकास बैंक फिलीपींस के मनीला में, और एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग सिंगापुर के क्वींसटाउन में। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। कौन सा संविधान के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, यानी मूल कर्तव्य नहीं है? 11 है मूल कर्तव्य। मानवता, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना। देखिए 11 में से पहला है, दूसरा है, चौथा है, लेकिन ये सी वाला नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना नहीं है, ये मूल कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में निहित नहीं है। नंबर 17 पर आ जाइए। संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल या उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 21वां, 42वां, 69वां, 44वां? 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 नए शब्द जोड़े गए। किसी को भी पूछ सकता है और तीनों को भी साथ में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 को स्वीकृत किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, कर्जन, चेम्सफोर्ड, रिपन? ये किसका टाइम है इस समय? बहुत सारी चीज़ें हुई लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान। सी है इसका आंसर। चाहे वो 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, रोलेट एक्ट का पास होना हो, ठीक है, खिलाफत आंदोलन हो। देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 को स्वीकृत किया गया था। रोलेट एक्ट भी चेम्सफोर्ड के काल में 13 अप्रैल, वो जलियांवाला बाग था। रोलेट एक्ट भी चेम्सफोर्ड के काल में 1919 में पास हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड ही थे, जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। चेम्सफोर्ड के समय ही तृतीय अफगान युद्ध हुआ था। नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920, 1922, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, साबरमती आश्रम की स्थापना 1920 में, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी 1915 में। गए कब थे? 1893 में। 1893 में गए, 1915 में वापस आ गए, ठीक है। वापस आकर 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ना कि 1920 में, यही आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920-22। तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1920 में नहीं, बल्कि भारत आकर उन्होंने 1916 में की थी। 20वां प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है इसका। 20 प्रश्न ऐड किए गए थे। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था कब? 1918, 1919, 1919, 1920, 1921 से 1922, 1920 से 1921? कब का है खिलाफत आंदोलन, बताइए। खिलाफत आंदोलन भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल की घटना है, 1920, 1921, यानी डी है इसका आंसर। देखिए 1920, 1921 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया और चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो 20 प्रश्न थे ये मिक्स। इन सभी की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए अक्टूबर के पहले हफ्ते में नोटिफिकेशन आ जाएगा RO ARO का, और जो उत्तराखंड RO ARO जो निकला हुआ है फॉर्म, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट GS है ये जो सीरीज़ चल रही है। बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, पूरी हेल्प मिलेगी आपको। बाकी उसमें जो कल्चर आता है उत्तराखंड का 20 से 25 प्रश्न, उसको अलग से तैयार कर लीजिएगा।